Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. In last class, we were talking about the warming up. वार्मिंग अप को हमने पूरा लगभग उसको खत्म किया था. In today class, we are going to discuss about the stretching. What are the benefits of it? And basically, हम स्ट्रेचिंग की सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से और पूरी तरह से हम स्ट्रेचिंग को जानेंगे. ये ना केवल स्ट्रेचिंग इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द दोज स्टूडेंट्स who are going to participate into the competitions on the various kinds of the physical activity, but they are also important for the examination point of view while you are preparing for various examinations like UGC NET or TGT, PGT kinds of examinations. तो चलिए आज फिलहाल इस क्लास को हम दो पार्ट में करेंगे. आज की क्लास करेंगे और अगली एक क्लास और करेंगे जिससे स्ट्रेचिंग को पूरी तरह से कवर किया जा सके, क्योंकि स्ट्रेचिंग जो है अपने आप में अलग तो एक सब्जेक्ट है ही, बस उसके अलावा ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का भी एक बड़ा हिस्सा है आज के टाइम में. ठीक है, तो किस तरह से ये वर्क करती है आज बेसिकली हम इसकी मीनिंग डेफिनेशंस को जानने की कोशिश करेंगे और बेसिकली आज इसके प्रिंसिपल्स को जानेंगे. फिर इसके बाद जो अगली वाली क्लास करेंगे हम उसके टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग जो है उसको भी जानेंगे. अच्छा, स्ट्रेचिंग को ज्यादातर आप लोगों ने बेसिकली इस तौर पे सुना होगा कि यू नीड टू डू द स्ट्रेचिंग आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी. ऐसा है कि आफ्टर परफॉर्मिंग ऑफ एक्टिविटी हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वार्म अप में नहीं यूज होगा. तो एज ए वार्म अप एक्टिविटी भी इसको यूज किया जाता है. और कैसे किया जाता है, आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ द थिंग्स. ये मिसकंसेप्शन नहीं है, ये सच है कि इसको एज ए वार्म अप भी यूज किया जाता है. और किस तरह से यूज किया जाता है, किस पर्सपेक्टिव में यूज किया जाता है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट कुछ बताऊंगा जिससे कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्लास मैं ले रहा हूँ, पिछली क्लास भी जो मैंने वार्मिंग अप पे ली थी, स्ट्रेचिंग पे मैं क्लास ले रहा हूँ. तो इसमें जो NIS पटियाला का ये वाला बैच है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं. उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है इस पीपीटी को बनाने के लिए, क्योंकि उनके जो पर्टिकुलर नॉलेज है, उनकी जो कहते हैं कि उन्होंने उसको फील किया हुआ है, that is inside. So that is really important, not only for the theoretical perspective but practical implication is also there inside. चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे इसको, स्ट्रेचिंग को, और स्ट्रेचिंग के बारे में आज जानेंगे. तो जैसे कि जसदीप कौर का ये मेन पार्ट रहा है स्ट्रेचिंग का, चलिए शुरू करते हैं. तो ये एक पेपर है जिसपे जो रिसर्च गेट पे मौजूद है, जिसमें कि स्ट्रेचिंग की मैकेनिज्म, बेनिफिट्स क्या हैं उसके, स्पोर्ट परफॉर्मेंस और इंजरी प्रिवेंशन में किस तरह से इसको यूज किया गया है. इसमें पूरा जो है अच्छी तरह से इसने जो एम है वो एक्चुअली एम मैंने इसमें डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह से हम जो ये क्लास है उस क्लास को किस तरह से मतलब करने वाले हैं आगे. ठीक है, क्या क्या चीज आप सीखेंगे, तो ओवरव्यू आपको यहाँ मिल जाएगा. देन यू विल सी द रेस्ट ऑफ पिक्चर्स इन कमिंग स्लाइड्स. ओके, सो बी रेडी एंड प्रिपेयर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेचिंग. अब बात यह है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है क्लास, और ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है. कम से कम मास्टर्स या फिर जो स्पोर्ट कोचिंग NIS का डिप्लोमा कर चुके हैं जो बच्चे, तो उनके लिए क्या है, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझना काफी जरूरी है. ये नहीं है कि सिर्फ आपको ये बता दिया कि फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से इंक्रीज होती है स्ट्रेचिंग के थ्रू, या फिर स्ट्रेचिंग किस तरह से हेल्प करती है. एक मोटा मोटा ओवरव्यू देके आप नहीं छोड़ सकते, बिकॉज नाउ द कंपटीशन लेवल इज टू हाई and the question will not be asking just on the direct basis. They will ask you, they will give you some round figure like that. The question will not be direct, so you need to understand full-fledged knowledge. Then after you will be able to grab the questions what exactly he is asking. So let's begin with it. The stretching is usually performed before or after exercise. It is attempt to enhance the performance and reduce the risk of injury. ये दो चीज आप समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आपको एनहेंस परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है, तभी भी आप दरकिनार नहीं कर सकते स्ट्रेचिंग को. एंड इन द सेकंड थिंग इज दैट इफ ही इज टॉकिंग अबाउट द रिस्क
risk reducing factor of injury, that will also consider into the stretching, right? So most stretching techniques like static, ballistic यूज करते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जो है, इसका नाम जो है आज के टाइम में मॉडर्न एरा आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिल जाएगा इफ somebody is talking about स्ट्रेचिंग। अगर स्ट्रेचिंग का नाम लेता है तो वो पीएनएफ एक्सरसाइजेस के बारे में आपसे बात करेगा ही करेगा। इफ ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट पीएनएफ इट मींस दैट ही डोंट हैव टू मच प्रॉपर नॉलेज अबाउट स्ट्रेचिंग। So effective in increase to the static flexibility as measured to the joint range of the motion, but the result of dynamic flexibility is measured active and passive stiffness are not इनकन्क्लूसिव। इनकन्क्लूसिव का मतलब होता है कि मतलब अधूरापन एक तरह से, ठीक है। तो ये नहीं है कि डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ आपने जान ली, आप जो पैसिव फ्लेक्स जो स्टिफनेस है उसके बारे में कंप्लीटली जान जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिकॉज देयर आर सम सपोर्टिव पैरामीटर्स टू whom you need to inculcate while you are going for stretching benefits and to just for the कि आपको पता करना है कि इसका कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उससे पता नहीं कर सकते, देयर आर सम अदर पैरामीटर्स यू नीड टू take them consideration. तो mechanism of various stretching techniques in terms of biomechanics and neurology, the effectiveness of the combination of stretchings, ठीक है। एक तरह की स्ट्रेचिंग आप नहीं दो with other therapies जस्ट लाइक एज हीट एंड कूल थेरेपीज हैं, जिनको आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे, जो इनके कॉम्बिनेशंस में यूज होती हैं, ठीक है। मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेच परफॉर्मेंस एंड द मिनिमल इफेक्ट ऑफ द इंजरी प्रिवेंशंस आर कंसीडर्ड with the emphasis on the muscle dynamic flexibility, right? Further, the research is recommended to the explore to the mechanism and the effect of alternate stretching techniques on the dynamic flexibility, muscle soreness, sport performance and rate of injury. तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, मसल सोरनेस, स्पोर्ट परफॉर्मेंस एंड रेट ऑफ इंजरी। ये क्योंकि ये, और दूसरी बात ये, अगर आपको और ज्यादा अच्छे से डीपली पढ़ना है इसके बारे में, तो यहाँ मैंने इसका रेफरेंस दिया हुआ है, आप इस रेफरेंस को कॉपी करके और ज्यादा डिटेल में इस पेपर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब छोटी छोटी नॉलेज पढ़ लेते हैं जिसको अक्सर लोग पूछते रहते हैं, दैट इज टू पुल समथिंग और दैट इज बिकम लॉन्गर और वाइडर, टू बिकम लॉन्गर और वाइडर इन दिस वे। एक्चुअली होता क्या है कि स्ट्रेचिंग का मतलब, जो स्ट्रेच वर्ड है उसका मतलब ही है कि जैसे आपके पास कुछ लेंथ है, फॉर एग्जांपल यू हैविंग अ स्ट्रिंग of 1 centimeter, if you are pulling apart to the opposite direction and you are increasing the length of it, तो आपने 1 सेंटीमीटर की कोई चीज ली तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, उसकी वजह से उसकी लेंथ अगर बढ़ जाती है तो ये सारा का सारा जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेचिंग, ठीक है। और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस लेंथ से बढ़ जाना, प्रीवियस जो डायमेंशन है, उसके बाद इफ यू आर अप्लाइंग अ पर्टिकुलर फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग देयर शेप साइज इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, इट एक्ट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रेच, राइट। तो किसी वस्तु को अधिक लंबा या चौड़ा करने के लिए खींचना, किसी वस्तु को खींचकर अधिक लंबा चौड़ा हो जाना या बढ़ जाना, ठीक है। एन एक्सरसाइज ऑफ समथिंग बियॉन्ड टू द ऑर्डिनरी नॉर्मल लिमिट इन टर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये तो होगा नहीं किसी आदमी को पकड़ के हमने 2 मीटर लंबा कर दिया। हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्ट्रेच किसको करेंगे, कुछ मसल्स रहेंगे और कुछ बोन्स की हेल्प से, कुछ जॉइंट्स की हेल्प से हम उनको क्या करेंगे कि जॉइंट्स के मूवमेंट है उनको बियॉन्ड द लिमिट लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और छोटी छोटी डेफिनेशंस देख लेते हैं। स्ट्रेचिंग prepares to the body of exercise, increase the range of the motion and prevent muscle imbalance that can lead to the serious injury। अच्छा ये क्या करेगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे जो है वो आता रहेगा अल्टरनेटिवली, तो उसको आप उसको लेके कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए, the stretching is defined as the movement applied to the external or internal force in order to increase the muscle flexibility and joint range of motion। अच्छा एक्सटर्नल फोर्स तो चलो ठीक है, आपने लगा दिया, कुछ भी आपने लिया और आपने एक्सटर्नल फोर्स जो है वो
अप्लाई किया हुआ है। इंटरनल फोर्स की आप कैसे बात करेंगे? जैसे इंटरनली फोर्स हम मस्कुलर फोर्स जो जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी बॉडी बिल्डिंग का जो कंपटीशन है उसको देखा होगा, तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में आप देखते हैं कि किस तरह से वो टोन्ड अप करते हैं अपनी मसल्स को। तो उस तरह का जो फोर्स होता है जो इंटरनली डेवलप किया जाता है मसल से, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। ठीक है, चलिए आप कुछ इस तरह से देख लीजिए कि अमूमन अगर आप खड़े हुए हैं इन नॉर्मल कंडीशन में, आप देखेंगे कि जैसे फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने अपनी स्ट्रेच करके लेग को क्या हुआ, उठाया हुआ है यहाँ से। अगर आप नॉर्मली उठा के देखिए तो ज्यादा से ज्यादा आप 45 डिग्री तक उठा पाएंगे, और बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको ऊपर ले जाना। यहाँ तक ले आएगा वो काफी है, लेकिन इससे ऊपर यहाँ तक लाना दैट इज नॉट ए नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में देखने पे आपको लग रहा होगा कि बड़ा इजी है यार, बट दैट इज नॉट सो इजी। ओके, तो इस तरह से कुछ आप इसको लचीलापन जो है वो संयुक्त गति के आधार पर बाहरी और आंतरिक बल द्वारा स्ट्रेचिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आप इसको देख लीजिए कि क्या परिभाषा आपके अनुसार होती है। चलिए कुछ और थोड़ी सी छोटी छोटी एक कुछ लाइंस मैंने आपके लिए यहाँ लिखी हुई हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको जानना काफी जरूरी है, जिससे कि आगे जब भी हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए प्रॉब्लमफुल नहीं हो। स्ट्रेच इज ए जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द थेरेपेटिक मैनुअल designed to increase the extensibility of the soft tissues, thereby improving to the flexibility by elongating or lengthening to the structure, adaptability, shorten and having become to the hypomobile over time। अच्छा, हाइपो दो चीज होती है, एक होता है हाइपर, दूसरा होता है हाइपो। अगर इफ एनीबडी इज यूजिंग दिस वर्ड हाइपो, इट मीन्स दैट द थिंग्स इज गोना टू शॉर्टन और डिक्रीज। ठीक है, वो हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है बियॉन्ड द लिमिट, मतलब कोई एक लिमिट सेट करी हुई है उससे ज्यादा चले जाना, मतलब जो नॉर्मल आइडियल कंडीशन है उससे ज्यादा चले जाना, तो उसको हम बोलते हैं हाइपो। ठीक है, तो हाइपोमोबिलिटी का मतलब क्या हो गया? यहीं पे जहाँ शॉर्टन लिखा हुआ है आप समझ लीजिए इसी से। तो हाइपोमोबिलिटी का सीधा सीधा मतलब किससे है? कुछ शॉर्टन मतलब, और शॉर्टन यहाँ इस केस में क्या होगा? मसल शॉर्टनिंग ही होगी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और मसल मूवमेंट। ओके, so hypomobility refers to the decrease the mobility or restriction to the motion. A wide range of pathological processes that restrict movement and impair mobility. ठीक है, there are many factors and contribute to the hypermobility, stiffness, soft tissue to the potential loss of ROM। अच्छा, ROM से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे ROM का मतलब है रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, and the development of the contractures, hypomobility is restricted to the motion use, adaptive shortening of short tissues occur as the result of many disorders and situations। इस चीज को आप समझिए यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे जो मसल टिश्यूज की सॉफ्टनेस की, सॉरी, मसल टिश्यूज की शॉर्टनिंग की बात करी गई है। ठीक है, और दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द डिसऑर्डर्स एंड सिचुएशंस। ठीक है, अब वो क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल इफ यू आर living a sedentary lifestyle and you are not using too much movement or physical movement, that time what will happen कि आपकी जो मसल्स रहेंगी, ठीक है, उनमें ना मूवमेंट होने की वजह से जो रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ योर जॉइंट वो उतना ज्यादा नहीं होगा। कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि आप किसी भी एक कोई चीज है जो एक एक्सिस पे मूव करती है, जैसे फिक्स है, और उसको बहुत दिन के लिए छोड़ दीजिए तो वो उतना अच्छे से मूव नहीं करेगी। ऐसा ही कुछ मतलब ह्यूमन बॉडी के साथ भी है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज का शॉर्टन की प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हमारी मसल्स होती है, मसल्स में मायोग्लोबिन है, और मायोग्लोबिन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मायोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट है एक तरह से मसल्स में, जिस तरह से ह्यूमन ग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट है किसमें? ब्लड में। तो जब हमारी बॉडी जो है वो एक्टिविटी करती है, तो एक्टिविटी करते करते क्या होता है कि मायोग्लोबिन के साथ ही आपकी एटीपी भी हो गई, तो वहां पे कुछ चीजों का लॉस होता है। आप समझ लीजिए वहां से अगर वाटर भी इमिट हो रहा है, वहां पे एटीपी मौजूद था, वो भी क्रेटाइन फॉस्फेट, ये सारी चीजें वहां से कम हो रही है, तो वहां पे क्या होगा? वो शॉर्टनिंग होगी मसल की। अच्छा, शॉर्टनिंग का दूसरा रीजन और भी है, वहां पे हाइड्रोजन प्लस आयन जो होते हैं लैक्टिक और एसिड फॉर्मेशन की वजह से वो इमिट होते हैं। उनकी वजह से क्या होता है? वो फिर दोबारा से एडीपी में
जो पीसी होता है फॉस्फेट क्रेटाइन, उसको दोबारा से रिवाइंड नहीं होने देते। अब वो रिवाइंड नहीं होने की वजह से क्या होता है, फिर दोबारा से वहां पे मसल पुल नहीं होती, ठीक है, या स्ट्रेचिंग नहीं होती, या फिर वहां पे मूवमेंट को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है, ये आता है कि मतलब अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिजिकल स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस टाइम में जो मसल का मूवमेंट होता है वो रुकने लगता है, या मतलब आपको थकान होती है, वो किसकी वजह से होती है, तो जनरली लोग बोल देते हैं कि लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड एक्चुअल वजह नहीं होती है, लैक्टिक एसिड वजह होती है, लेकिन अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट से पूछेंगे, तो मास्टर्स का स्टूडेंट अगर ये आंसर देता है तो उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज जो जो फटीग होती है वो हाइड्रोजन प्लस आयन की वजह से होती है, ना कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, चलिए अब हम प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे कि कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं, बिकॉज हमें प्रिंसिपल्स जानना बहुत जरूरी है जब किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हैं, तो हम प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे स्ट्रेचिंग जो है वो लाई करती है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है अलाइनमेंट। द प्रॉपर अलाइनमेंट और द पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड द स्पेसिफिक मसल्स एंड द जॉइंट्स टू बी स्ट्रेच्ड इन नेसेसरी फॉर द पेशेंट कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग। तो जब भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक मसल्स जो है उनकी पोजीशनिंग और की जो अलाइनमेंट है वो एकदम बेहतर होनी चाहिए। अलाइनमेंट किस तरह से होनी चाहिए, वी विल टॉक अबाउट लेटर। अलाइनमेंट इन्फ्लुएंस अमाउंट ऑफ द टेंशन प्रेजेंट इन द सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, हम बेसिकली करते क्या है, जो हम करते हैं स्ट्रेचिंग, वो यही होता है कि जब हम एक्टिविटी करते हैं तो कुछ मसल शॉर्टनिंग हो जाती है, उन शॉर्टनिंग को फिर दोबारा से जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, तो स्ट्रेचिंग के थ्रू जो लैक्टिक एसिड वहां पे जमा हुआ होता है, उस लैक्टिक एसिड को ब्लड के थ्रू फिर दोबारा से रिप्लेनिश करके एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए ही ये सारी प्रोसेस की जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से मसल पुल हो जाती है, तो फिर दोबारा से उसे नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ही हम जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है वो करते हैं। अगर छोटी मोटी इंजरी जो है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, तो उनको भी हम फिक्स करते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो consequences effect of the range of motion is available in the joint. For example, अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। द स्ट्रेच द रेक्टस फेमोरिस, किसको हमें स्ट्रेच करना है, हमें करना है स्ट्रेच रेक्टस फेमोरियस को। ठीक है, और रेक्टस फेमोरियस का मसल क्रॉस टू जॉइंट्स इफेक्टिवली एंड दैट नी इज फ्लेक्स्ड एंड हिप एक्सटेंडेड, द लंबर स्पाइन pelvic should be aligned in a neutral position। ठीक है, जो लुम्बर रीजन है, उस लुम्बर स्पाइन और pelvic रीजन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए। कब, तब जब आप जो स्ट्रेच कर रहे हैं किसको, रेक्टस फेमोरिस को। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, द pelvic should be tilted anteriorly and should the lower back hyper extended। ठीक है, then we will move for the next principle, that is stabilization. To achieve the specific effective stretch for the specific muscle or group of the muscle associated with the party पेरीआर्टिकुलर, इस वर्ड को आप थोड़ा सा याद रखें जरा, क्योंकि कभी कभी वर्ड जो होते हैं वो परेशान करते हैं। पेरीआर्टिकुलर का मतलब होता है सिचुएटेड और अकरिंग अराउंड द जॉइंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर पेरी आर्टिकुलर की कोई बात कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि जॉइंट के आसपास की बात जो है वो हो रही है। स्ट्रक्चर, इट इज इम्पेरेटिव स्टेबलाइज fixate either to the proximal distal attachment side of the muscle tendon unit being elongated। Example, when the stretching का स्ट्रेच कर रहे हैं हम किसको, इलियोशियस को, then the pelvic and lumbar spine must maintain the neutral position and the hip is extended to avoid the stress on the lower back region। The source of stabilization include manual contacts, body weight और फ्रेम सर्फेस सच एज द टेबल। और इसकी मतलब स्ट्रेचिंग की एक अलग टाइप की टेबल आती है। तो जब भी अगर आप कभी भी स्ट्रेचिंग का कोर्सेज वगैरह करेंगे, तो स्ट्रेचिंग में बेसिकली फिजियोथेरेपी का भी ये पार्ट है, तो उसमें वो सारी एक मतलब एक मेडिसिन टेबल आती है। वो टेबल जो है वो पूरी तरह से सारी फैसिलिटी इन सब की मौजूद होती है कि किस चीज को किस तरह से फिक्स करना है। ठीक है,
और अगर आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे दो डॉक्टर से, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा है, वो लोग यूके के हैं दोनों, बड़ा अच्छे से फिजियोथेरेपी को वो समझाते हैं, स्ट्रेचिंग को भी बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी वो दे दूंगा लिंक, तो आप चाहें तो उनको भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेच ऑफ द फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द लोड पेस टू द सॉफ्ट टिश्यूज टू elongate it, and it is general agreement among the clinical and the researcher stretching should be applied to the low intensity by the means of low load। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, लो इंटेंसिटी बाय द मीन्स ऑफ लो लोड। Low intensity stretching comparison to the high intensity stretching makes the stretching maneuver more comfortable for the patient and minimizing to the voluntary and involuntary muscles burning, so the patient can either remain to the relaxed assist with the stretching maneuver and intensity of stretch. So next principle is the low intensity stretching. Low intensity stretching coupled with the low duration of the stretch result to the optimal rate of improvement into the range of motion without exposing tissues, possibly weakening, immobilization and excessive loads and potential injury. Low intensity stretching has been also shown to the elongated tense connective tissues and significant component of the chronic contracture more effectively and with less soft tissues damage and post-exercise soreness than high-intensity stretch. Next is duration of exercise. The duration of stretch refers to the period of the time to stretch force is applied to the shortened tissues held to the lengthening to the position की जब हम किसी भी बॉडी पार्ट पे हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो कितनी देर के लिए कर रहे हैं, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब हम टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज में जाते जाते पीएनएफ करेंगे, क्योंकि पीएनएफ जो तीन पीएनएफ के जो अलग तीन पार्ट है, चाहे स्ट्रेच एंड होल्ड हो, होल्ड स्ट्रेच हो, स्ट्रेच और स्ट्रेच हो, तो वहां पे टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है अपने आप में। ठीक है, तो वहां आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैं करूंगा और आपको समझ में आई हुई, आई होप दैट। Duration most often refer how long the single cycle of the stretch is applied. If more than the repetition of the stretch cycle is carried out during the treatment season, which is most often that case, the cumulative times of all stretch cycle is also considered to the aspects of the duration of the stretch. Now, there is another important principle, that is speed of stretching to ensure the optimal muscle relaxation that prevent injury to the tissues. The speed of stretch should be slow. The stretch force should be increased, tensile stretch to the connective tissues, and active stretch flex reflex to increase the tension. It contractile structure of the muscle being stretched, and the stretch force applied to the low velocity. It is easier to the therapist to the or the patient to control, therefore the safer than the velocity of stretch। अब इसमें फायदा क्या है इसका, स्पीड ऑफ स्ट्रेचिंग की। जैसे आप स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड में आप एक स्पीड के साथ आपने रेस लेग जो है उसको रेस करना शुरू किया फॉर एग्जांपल, और आपको ऐसे में होता क्या है स्ट्रेच एंड होल्ड में कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक उठाना होता है किसी भी चीज को, या फिर स्ट्रेच करना होता है और आपको फिर रुकना होता है। अब समझिए आपने बहुत तेजी में स्ट्रेच कर दिया स्पीड के साथ, और जहां रुकना था उससे ज्यादा आपने पुल कर दिया किसी भी मसल को, तो ऑलरेडी इंजरी तो उसमें है ही और फिर दोबारा से इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रेचिंग दैट इज दैट हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस। नाउ विल टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ stretching. There is another principle of stretching. Frequency of stretching refers to the number of the bouts, seasons, and per day, per week patient carry out the stretching regimen. The recommended frequency for the stretching is also based on the underlying to the cause of impaired mobility and the quality level of healing of tissues, the chronicity and the severity of the contracture, as well as a patient and the age. 3 to 5 repetition per season and 3 times a week is considered as the educating gaining for the improvement and flexibility of soft tissues. Further, the decision rely on the therapist according to the clinical scenario. And then I think this is the last
principle of stretching, mode of stretching. It's a very important from the manner in which the stretch force is apply, कि force किस तरह से apply करना है, ये बहुत important principle है. मैन्युअली स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम या फिर सेल्फ स्ट्रेचिंग कर रहा है कोई भी बंदा, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दे रहे हैं या फिर उसको पीएनएफ स्ट्रेचिंग टेक्निक के थ्रू हम जो है वो यूज कर रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट आज की क्लास अभी तक आई होप दैट कि आपको समझ में आई होगा बहुत अच्छी तरह से प्रिंसिपल्स. और नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे. उसके साथ ही टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग के साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा, देन यू विल गिव द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस. तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे. आई होप दैट कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी. अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाउट छोड़ सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, इवन दैट यू कैन मेल मी, क्योंकि मैंने मेल आईडी भी अपनी आपको दी हुई है. तो आई होप दैट कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे. और अभी कोविड की काफ़ी खराब हालात हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो उन गाइडलाइंस का आप पालन करिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और पढ़ाई करते रहिए. एग्जामिनेशन आपको बहुत जल्दी जो है जितने भी एग्जामिनेशन हमारे रुके हुए हैं वो सब मिल जाएंगे. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते.